बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह खैर और खुशामदीद। और क्या क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सुबह खैर उसी को उर्दू में कहते हैं यार। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, नई सुबह का नए वीक का आगाज कर चुके हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दिस इज ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड। ये अरमला हसन है, ये इमरान हसन है। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मंडे ब्लूज नहीं हो रहे होंगे। मंडे क्यों आता है? मुझे लगता है इस दिन को वीक में से माइनस हो जाना चाहिए। I've got a solution for you. क्या? आप इसका नाम फ्राइडे रख लें। You say it's Friday. I mean मंडे आना इनको होता है। देखिए मंडे ब्लूज में यही होता है, जैसी बातें ये कर रहे हैं ना, इसके अलावा कोई हल नहीं है because है। every time when you have to confuse about Monday. नहीं मंडे क्यों आता है? मतलब माना क्या मैंने अच्छा, लेकिन आप कभी सोचा है मंडे क्या सोचता होगा? क्या सोचता होगा? सुनाए। बहुत मतलब अच्छा नहीं लगता होगा उसको कि मेरी कोई मतलब वैल्यू ही नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी में इसकी वैल्यू नहीं है तो हम मंडे को क्या करें जनाब। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, वीकेंड आपका अच्छा गुजरा होगा। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं। अच्छा गुजरा वीकेंड? हाँ मेरा अच्छा गुजरा। चलो हाँ ठीक है। अच्छा नाज़रीन, बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए बोर्ड के 9th के, जिनका थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गया था बीच में, ये केओस की वजह से पेपर्स डिले हो गए थे। उनके जो 2 पेपर्स रहते थे वो हो गए, फाइनली दे आर फ्री और अगली क्लासेस शुरू हो गई हैं। सो बच्चों ने अपना अच्छा वीकेंड गुजारा है। प्रैक्टिकल्स हमें पता लगा अभी बाकी है उनके बच्चों के। पहले याद होता था जब खुद देते थे तो याद ही नहीं होता। खैर खबरें बहुत सारी हैं, मौजूआत भी बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही आपको बता दें कुछ नहीं बदला, वही जो वीकेंड पे छोड़ के गए थे ना वही सब कुछ है, लेकिन एंगल नया है। उस पर हम बात करेंगे, डेवलपमेंट्स क्या है। फिल वक्त आपको कुछ हज ऑपरेशंस के हवाले से बता देते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, दुनिया भर से भी लोग हैं मुसलमान भाई जो कि हज की सादत हासिल करेंगे, तो आपको मुबारकबाद। अगर आप जा रहे हैं, कौमी एयरलाइन PIA का जो हज ऑपरेशन है उसका आगाज़ हुआ है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद से हज परवाज़ें मदीना मुनव्वरा पहुँच चुकी हैं, जिसमें 700 से ज़ायद जो आज़मीन हज हैं उन्हें ले जाया गया है। बिल्कुल, सियालकोट से पहली हज परवाज 22 मई को, मुल्तान से 23 मई को, कोयटा से 24 मई को रवाना होगी और रहीम यार खान से जो पहली हज परवाज है वो 6 जून और सखर से 7 जून को रवाना होगी, जबकि आखिरी हज परवाजें जो हैं वो 20 जून को जो हैं वो फ्लाई करेंगी और उसके बाद वो पहुंचेंगी। रवा बरस PIA ने 320 खुसूसी जो हज परवाजों के जरिए 65,000 से ज्यादा जो आज़मीन हज है उनको मुकद्दस मुकामात पर पहुंचाएगी और ये ऑपरेशन 22 जून तक जारी रहेगा। चले जी, जबरदस्त बात है। आजकल खबरें इतनी आ रही हैं कि obviously we always mix, लेकिन it's our national career। तो हमारी बहुत ज्यादा बेस्ट विशेस है PIA के लिए। वैसे PIA की बड़ी सर्विसेज रही हैं, आपको पता है, हमेशा हाजियों को ले जाने के लिए और बाकी भी बहुत से मामलात के लिए PIA अल्लाह करे। अच्छा आपको पता है हर साल कुछ ना कुछ ऐसे मामलात होते हैं कि बेचारे जो हजाज होते हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में लोग जा रहे होते हैं। PIA के लिए भी उनको केटर करना बड़ा मुश्किल होता है। लास्ट ईयर भी बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी। वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स देयर, तो उनको बहुत चैलेंजेस होते हैं। समटाइम्स फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, फिर एयरपोर्ट्स पे वेट करना पड़ता है। सो आई होप कि अल्लाह ताला इन सब का ये सफर जो है बहुत मुबारक करे और ये खैर से जाएं और खैरियत से वापस। हमारी दुआएं हैं जी। इसी के साथ हम प्रोग्राम शुरू करते हैं और अब आपको सुनाते हैं वो जिसका आपको इंतजार है, पॉलिटिकल सिचुएशन इन बड़ी खबर। दिन बदल गया, हफ्ता बदल गया, नहीं बदला तो मुल्क का सियासी चेहरा नहीं बदला। मौसम गर्मा गर्म है, सियासत उरूज पे है, हुकूमत और अपोजिशन आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी जारी है और दूसरी जानब ज़ेरे अताब है। तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है। 9 मई के बाद मुल्क भर में पाक फ़ौज के हक़ में रैलियों का सिलसिला जारी है। लोग पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। अवाम दूसरी जानब तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं कि किस तरह कोई मुहब्बे वतन अपनी इमलाक को इस तरह से जला सकता है, तोड़ फोड़ कर सकता है। इस हवाले से हुकूमत ने अस्करी क़यादत के साथ मिलकर एक अटल फैसला किया कि कोई भी जो मुजरिम है वो सजा से नहीं बचेगा, लेकिन किसी बेगुनाह से ज्यादती भी नहीं की जाएगी। और इस हवाले से जो गिरफ्तारियां हैं वो मुसलसल जारी हैं और इसका जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल, इस आने के बाद सियासी क़यादत मजम्मत तो कर रही है और मुल्की सियासत में तहरीक इंसाफ को सियासत से बाहर निकालने की बाज़गश भी हो रही है। हफ्ते के रोज चेयरमैन PTI इमरान खान ने खिताब किया और कहा कि मुझे पाकिस्तान में रहना है, मैं क्यों बाहर जाऊंगा। स्टेब्लिशमेंट -1 का फायदा बता दे, मैं माइनस होने को तैयार हूँ। प्रोपेगेंडा किया गया तो मैंने 9 मई के वाकयात की मजम्मत नहीं की। मैं 4 दिन से बंद था, बाहर निकला तो पता चला, इस पर मजम्मत की।
पीटीआई को प्लान के तहत खत्म करने के हवाले से साजिश की जा रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो अमरीकी कांग्रेस है उनकी खातून से एक मुबैना ऑडियो सामने आई है। ऑडियो में इमरान खान मुल्की हालात से मुतल्लिक खतरनाक मंजरकशी कर रहे हैं, इदारों के खिलाफ हिज्जा सराई करते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने साथ साथ तरीके अदम एतमाद में सियासी नाकामी का सारा मलबा अब अमेरिका की बजाय साबिक आर्मी चीफ पर डाल दिया और वो खुद को पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर होने का दावा करते हुए भी कहते हैं कि 99% पाकिस्तानी उनके साथ हैं। आई डोंट थिंक सो, इट्स रॉन्ग नंबर, 99% तो नहीं है। खैर, उन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने अमेरिकन जो कांग्रेस विमेन है उनको कहा कि जी उन्हें गोलियां मारी गई, तारीख का बदतरीन रियासती जबर हम पर हो रहा है। इमरान खान ने अमरीकी खातून पर पाकिस्तान मुखालिफ बयान देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आप एक स्टेटमेंट दें, इससे हमें बड़ा फ़ायदा होगा, हमारे हक़ में आवाज़ बुलंद करें। और यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि इमरान खान जब हुकूमत से गए थे तो उन्होंने अमेरिकन मुखालिफ बयानिया बनाया था कि मुझे अमेरिका ने निकलवाया। अब उस अमेरिका से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे हक़ में एक स्टेटमेंट दें। तो सियासी हलचल है। इमरान खान की जो तहरीक है, इसका आगाज़ ही आपको याद है अमरीकी साइफर से हुआ था, पूरे का पूरा बयानिया बनाया गया, देन इट केप्ट ऑन शिफ्टिंग, डिफरेंट लोगों के ऊपर ये शिफ्ट करता रहा। मौजूदा जो ज़्यादा स्ट्रेस है वो साबिक़ा आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के ऊपर है कि उन्होंने शायद ये सब कुछ किया, उनकी जो हुकूमत हटाई गई। अमेरिका को हमेशा उन्होंने कहा जी हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जो कि एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सिफारती सतह पे नहीं कहा था। खैर, अब ये सूरत हाल किस जानिब जा रही है, जो गिरफ्तारियां हैं उनमें रोज़ बरोज़ तेज़ी आ रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो ऑडियो लीक्स हैं इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन कायम किया है। ये जुडिशल कमीशन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि सीनियर तरीन जज हैं आफ्टर चीफ जस्टिस साहब, उनकी सरबराही में बना है और इसकी तहकीकात की जाएंगी, क्योंकि इसमें कुछ बड़े सेंसिटिव मामलात के ऊपर बात हुई हुई है और इसका तयन बहुत ज़रूरी है कि जो ऑडियो लीक्स हैं क्या इनका असर उन फैसलों पे भी तो नहीं पड़ा जिन्होंने हमारी जो सियासी मंजरनामा है उस पर असरात डाले हैं। इसी पे हमने बात करनी है। बिल्कुल, आमिर जिया साहब हमारे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच आमिर जिया साहब, आई होप यू आर डूइंग वेल। गुड मॉर्निंग आमिर जिया साहब, मुल्की हालात हमारे सामने हैं। 9 मई के बाद से तहरीक इंसाफ कुछ अच्छी जो कह ले नोट पे नहीं है, बहुत जो कह ले हॉट वाटर्स के अंदर है, बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। फिर कुछ पार्टी के जो लोग हैं उनके छोड़ने के हवाले से भी बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं। सो हाउ डू यू सी दिस होल सिनेरियो? इस पे अपनी बात का गुफ्तगू का आगाज कीजिएगा। आपने तो पूरा मंजर कशी कर दी है कि सियासत पे हम जब भी बात करते हैं तो पिछले हफ्ते के मुकाबले में, गुज़िश्ता हफ्तों या महीनों के मुकाबले में पाकिस्तान की सूरत हाल मजीद दिगरगू होती है। और दिगरगू यूँ होती है कि हमारे यहाँ जो है महाजराई ख़त्म नहीं हो रही है। आप सोचें कि 13 माह तो इस हुकूमत को हो गए और पूरा जो दौर था उसमें आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान की सियासत गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार रही, महाजराई का शिकार रही, इंतशार का शिकार रही। और बदकिस्मती से के बजाय चीज़ें रेजोल्यूशन की तरफ जाएं, वो गैर यकीनी सूरत हाल जो है आज भी उसी तरह कायम व दायम है। उसकी वजह से जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल हैं उस पर लोगों की तवज्जो नहीं है। हम हमेशा कहते हैं हम लोग लम्हे में फंसे हुए हैं कि इमरान खान ने ये कह दिया, ये कर दिया, हुकूमत ने ये कह दिया, ये कर दिया। हमारा जो सबसे बड़ा मसला है मईशत का, और जो मेरे ख्याल में उसकी काट जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, उस पर हम लोग ना बात करते हैं, ना हमारा मीडिया उस पर तवज्जो दे पा रहा है, ना मुझे बज़ाहिर हुकूमत नजर आती है तवज्जो देती भी। क्या आप सोचे ना कि पिछले 3 हफ्ते से 48 जो फिगर्स आ रहे हैं कि अफरात ज़र 45% से ज्यादा है। पिछला 11 माह से अगर आप देखेंगे, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि मुसलसल एवरेज 20% इन्फ्लेशन है, 20% इन्फ्लेशन है। और आखिरी 2-3 महीने जो गुजरे उसमें तकरीबन 30% है। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, क़ुव्वत खरीद कम हो रही है। ताज़ा तरीन अगर आप फिगर्स देखें, मैं मईशत पे क्यों फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इस पर हमारे यहाँ बात करने का मौका कम मिलता है और आपके प्रोग्राम में गालिबन थोड़ा सा गुंजाइश है इसकी। तो जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान का अभी आया कि जी हम लोग जो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट का खतरा है, तो हमें कर्जा लेना पड़ता है मल्टीलैटरल एजेंसी से, बायलैटरल और कमर्शियल लोन। उसमें भी हमारे यहाँ जो है तकरीबन 20% उसमें गिरावट आई है पिछले साल के मुकाबले में। पहले 10 माह का अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर का, 13 बिलियन हमने पिछले साल बोरो किया था, इस बार 8 बिलियन के करीब है। क्यों इतना कमी आई? कि हमारे फाइनेंसिंग की जो वो हैं वो गायब हो रही हैं। फिर एक और आपको फिगर में, उसके बाद हम सियासत पर आते हैं कि आप तशवीश की बात देखें कि हम लोग जो पूरा रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका 55% से ज्यादा वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, डोमेस्टिक डेट में और फॉरेन डेट सर्विसिंग में, जिसकी जो तादाद है, जिसकी रकम की जो वो है हजम है, वो आपके डिफेंस एक्सपेंडिचर से 3 गुना ज्यादा है, 2 गुना ज्यादा है उससे ना। मतलब अगर 1 ट्रिलियन आप डिफेंस पे आपने खर्च किया है तो
5 ट्रिलियन के करीब आपने डेट सर्विसिंग में किया है। तो आप सोचिए कि इसमें हमारी मुल्क की तरजीहात क्या होनी चाहिए, हुकूमत का मनसूबाबंदी क्या होनी चाहिए। मुझे कोई रिफॉर्म होते हुए नजर नहीं आ रहे, तो हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। और उसमें इमरान खान जो है वो इस मुल्क का बुनियादी मसला नहीं है। वो माओ तुम कहते थे ना प्रिंसिपल कंट्रडिक्शन क्या है, तो वो इमरान खान नहीं है, हमारा मईशत है। हमारी रियासत जो है सस्टेनेबल हो गई है और हमें रिस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, क्योंकि हमें डिवॉल्व करें पावर को, हम टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। एक्सपोर्ट हमारी कम हो रही है। आज आप मजमून पढ़ लें सुबह के अखबारात में कि बांग्लादेश की, भारत की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में बढ़ रही हैं। हमारी इतनी मैसिव डिवैल्यूएशन हो गई है ना, कि हमारा डॉलर कहाँ है, उसके बावजूद हमारा बातें कर रहे हैं। जो बातें हमारे वज़ीर इत्तलात को करनी चाहिए, जो बातें हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना को करनी चाहिए। और आपने यू हैव राइटली सेड, ऐसा लगता है कि इस वक्त शायद सबसे बड़ा इमरान खान मसला है फंडामेंटल मुल्क का। और आपसे 3 साल पहले लगता था कि शरीफ बरादरान है, यानी कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जो भी आता है उसने एक रिवायत बरकरार रखनी है। और अब हम 12-13 महीने से, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई ऊपर से ऊपर जाती जा रही है एंड देयर इज़ नो फुल स्टॉप। थोड़ा सा हम अगर सियासी मंजरनामे की तरफ मजीद आगे बढ़ें, तो ये जो स्टेटमेंट जिसका हमने तस्करा किया इमरान खान साहब की, जो मुबैना ऑडियो लीक है विद इन अमेरिकन कांग्रेस विमेन, आप इसको कैसे देखते हैं? इज़न्ट इन दी कांट यू कॉल इट अ इंटरवेंशन पाकिस्तान के अपने पॉलिटिकल मामलात के अंदर, और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बकौल उसके और सबसे मकबूल लीडर बकौल उनको क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि वो अमेरिकन कांग्रेस विमेन को कॉल करके कह रहे हैं कि प्लीज़ इशू अ स्टेटमेंट, ये हमें हेल्प करेगा? डोंट यू थिंक कि इट शुड, ये ऐसा नहीं होना चाहिए? देखो, एक तो जाविया, मैं जरा से जाविया बदलता हूँ, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के साइबर लॉज आप उठा के देखें, उसमें बगैर किसी की मर्जी के अगर आप किसी को रिकॉर्ड करें और उसको लोगों में शेयर करें सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी, वो एक जुर्म है। ठीक है ना? यही हालात जो है अमेरिका, बरतानिया, मगरिब की उसका है। तो एक तो बात है कि दुनिया भर में इस तरह की गुफ्तगू सुनी जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। ज़ाहिर है कि मुल्क के मफाद के लिए मैं बिल्कुल, आई एम अ प्रो स्टेट पर्सन, कि आपको जनाब नजर रखनी होती है कि आपके मुल्क के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं। लेकिन उन साजिशों को निपटने के तरीके दूसरे होते हैं। हमारे यहाँ जो टीवी पर चीज का तमाशा लोग लगा देते हैं, और इसमें हुकूमत की मैं कहता हूँ कि एक तरह की बहुत बड़ी गलती है कि आपने एक जो आप पे इल्जाम है आपके ऊपर, आपने उठाकर उनको तोहफे में दे दिया। और रिकॉर्ड हो सकता है हैकर ने किया, हमें नहीं पता किसने रिकॉर्ड किया, किसने लीक किया, ठीक है ना? लेकिन जिम्मेदारी हुकूमत की आ जाती है, क्योंकि आप प्रमोट कर रहे हो उस चीज को, है ना? तो हो ये रहा है कि अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका को आपने खुद सबूत दे दिया कि जी मतलब है हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कोई चीज वो नहीं है। और जो लोग इल्जाम लगाते हैं कि जनाब यहाँ पे शख्सी आजादियां नहीं है, नजर रखी जा रही है, तो कुछ चीजें होती हैं कि सुन के आप रख लेते हैं और उसको किसी और तरह से मैनेज करते हैं। ये तो डिटरमिन हो गया कि ये रिकॉर्ड करना और एयर करना गलत है, बेसिक राइट्स के खिलाफ है। आई एग्री विद दैट। इट इज अ ब्लेंडर। एक बात। अच्छा, दूसरी बात आती है कि देखें हमारे यहाँ जो कहते हैं ना कि वो सुई को नेजा बनाया जा रहा है, दुनिया भर में ये होता है। अमेरिका बड़ी ताकत है। अच्छा, यहाँ पर ये अमेरिका की हुकूमत से बात नहीं हो रही, जिसमें हमारे लॉ मेकर्स हैं, किसी से आप बात कर सकते हैं कि जी ह्यूमन राइट एब्यूजेस, क्योंकि मगरिब में ह्यूमन राइट एब्यूजेस जो है उनको बड़ा उसके ऊपर शोर मचता है। अच्छा, उसके ऊपर इमरान खान ने बिल्कुल ही उनका बयानी की नफी हो रही है कि वो एक जमाने में कहा करते थे, जो आपने इब्तिदाई कलमात में कहा कि जी साइफर है, साजिश है, तो उनका क्लाइम डाउन है। लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि आप ये कहें कि माजी में हमारे यहाँ नहीं हुई हो, या हमारे यहाँ जो है मतलब है कि अगर आप कह रहे हो कि जी शख्सी आज़ादियाँ कर्टेल हो रही हैं, सहाफ़ियों को विक्टिमाइज किया जा रहा है, डिसेंटिंग वॉइसेस को किया जा रहा है, उसका तरीका ये होता है कि आप जो मजीद खुलापन लेकर आए, क्योंकि पाकिस्तान में खबर तो निकल रही है ना, सोशल मीडिया पे लोग बाहर से बैठ के बात कर रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा। लेकिन क्या ज़िया साहब ये ठीक है अमेरिकन कांग्रेस विमेन किसी भी गैर मुल्की ओहदेदार को ये रिक्वेस्ट करना कि इशू स्टेटमेंट, क्या ये ठीक है? देखिए, मेरी अगर जाती चॉइस हो तो मैं समझता हूँ कि अपने मामलात अंदर ही रहने चाहिए। लेकिन अगर आप कह देते हैं किसी को कि भाई आप ह्यूमन राइट कमीशन को कह दें, आप ह्यूमन राइट्स वॉच को कह दें, अमेरिका बरतानिया ह्यूमन राइट की जो है, कि आप इसके ऊपर ऐसा इजहार ख्याल करें, तो कोई गुनाह कबीरा नहीं होता। ठीक है ना? प्रोपेगेंडे का टूल इमरान खान की एक आर्ग्यूमेंट वीक होता है कि वो जो साइफर की बात करते थे फला, लेकिन ऐसी बात नहीं हो रही है। माजी में भी आपको याद नहीं कि वो जो मेमो गेट क्या था? मेमो गेट के स्कैंडल यही था ना कि यहाँ पर बहुत तो हुकूमत ने बाकायदा हुकूमत को कहा था। यानी पहले आमिर साहब आपके मुताबिक ये चीजें रिकॉर्ड थी, ऑन रिकॉर्ड नहीं थी, ज्यादा भयानक अंदाज में हुई थी। नवाज शरीफ साहब गए थे क्लिंटन के पास, वो अपने खानदान समेत गए थे कि मेरा तख्ता न उलट दे और शिकायत की थी।
कि आप जनाब मुझे बचाएं और मेरे साथ ये करें। ये बिल्कुल तारीखी हकीकतें। मतलब हम यहाँ से चले थे वहीं पे खड़े, लीडर बदलते रहते हैं हमारे नजरिया। और पहले चीजें ये ऑन रिकॉर्ड आती नहीं थी, ऑडियो लीक्स नहीं होती थी, तो शायद मामला उस तरह से हाईलाइट भी नहीं होते थे। मेमो गेट वाज अ बिग स्कैंडल इन पाकिस्तान। मेमो गेट वाज अ बिग स्कैंडल। नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया था वो बहुत बड़ा स्कैंडल था। ठीक है, आप मुझे बताएं ना, सऊदी के पास जाते थे, नहीं जाते थे? कॉन्डोलीजा राइस का क्या रोल था मुशर्रफ साहब और बेनजीर साहिबा को मिलवाने के? यानी हर दौर में ऐसी चीजें होती रही हैं। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब अब ये खान साहब के ये तो हम मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से तो बात करें, दूसरी जानिब वो -1 को बहुत कह रहे हैं कि जी उनको इस सोची समझी जो साजिश है उसके तहत सियासत से आउट करने के लिए, माइनस करने के लिए सारा प्लान किया जा रहा है। और वही कहते हैं कि जी आप मुझे -1 करने का जो कह रहे फायदा बता दें, मैं हो जाऊंगा। सो हाउ डू यू सी के क्या वाकई खान साहब को या उनकी पार्टी को सियासत से बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए सारी चीजें हो रही हैं इस वक्त? अच्छा, बड़ा मुझे मजा ये आता है क्योंकि हमें काफी बरस हो गए जर्नलिज्म में कि हम गलतियां भी नहीं करते। हम लोग वही गलती करते हैं जो माजी में की हुई होती है और उसको हम दोहरा रहे होते हैं बार बार। -1 मतलब नून लीग में कोशिश की नवाज शरीफ साहब को बाहर कर दें, उनका खानदान चला गया, उसमें भुट्टो खानदान पे हुई ये बात, ठीक है ना? इमरान खान पे भी करके देख लें। अच्छा देखिए, बात ही होती है, इमरान खान एक फर्द है ना, लेकिन इमरान खान एक सोच की नुमाइंदगी कर रहा है। वो फर्द हट सकता है, वो सोच रहेगी। वो सोच ये कि इस मुल्क में कोई तीसरी मुतबादिल कुव्वत होनी चाहिए सियासी। और हम नहीं कह रहे कि इमरान खान की उन्होंने गलतियां नहीं की, बेशुमार गलतियां की होंगी उन्होंने, मतलब कई चीजें भी उसमें मौका नहीं बात करने का, गालिबन जगह नहीं होगी आपके पास। लेकिन जो सोच है वो सोच है कि जी थर्ड फोर्स हो, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ हो, करप्शन ना हो, इस मुल्क में रिफॉर्म हो, इस मुल्क में जो मतलब है हमारी है वो देखे ना, हम लोग फंस गए माजी के अंदर, हमारे पास वही चेहरे बार बार आ रहे हैं जी। आप सोचिए सागदार वो मतलब है आज से 20 साल पहले भी वो होते थे, मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर होते थे, अब भी वही है। हमारा नौजवानों का मुल्क 65% लोग जो है 30% 35 साल से कम के हैं। कोई नौजवान इकोनॉमिस्ट क्यों नहीं आता अंडर 40 या अंडर 50 का? क्या वजह है? क्या वजह है कि कोई नए सियासतदान नहीं आ रहे होते? हमारे यहाँ हर आदमी जो है बाबा क्यों है, मतलब है ना। और दुनिया भर में आप एवरेज एज उठा के देख लेना कि आप लोग नए फ्रेश ब्लड आ रहे होते हैं, हम लोग, और मैं वही कह रहा हूँ गलती भी पुरानी करते हैं, उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जिन्होंने माजी में वो गलतियां की होती हैं। तो आप अगर आप वही गलतियां करते रहें, इमरान खान मैं समझता हूँ सेकेंडरी डिबेट है, इमरान हो सकता है कल को सियासत मतलब आप कर दें, आउट कर दें, मुतबादिल क्या करेंगे फिर? अगर मुतबादिल ये है कि हम लोग जो है सिर्फ शरीफ खानदान होगा और जरदारी खानदान होगा या और जो दीगर छोटे खानदान हैं सियासत के उसके मुकाबले में में उसके लेवल पर होती कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये हमारी मुल्क की मुझे वो बड़ा मशहूर गीत याद आ गया, ज़िया साहब, हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। रक्स में पूरा पाकिस्तान होगा, ठीक है ना? और फिर बादल और जंगल नहीं होगा, वही शरीफ और जरदारी होंगे और रक्स में पूरा पाकिस्तान होगा। जी जी जी। चले इन दी एंड हमें ये भी बता दें कि इस वक्त हम ये जो मनाजिर देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपको ये कब तक बेहतर होते नजर आते हैं? ठीक नहीं है, अगर पकड़े जा रहे हैं 9 मई के वाक़यात में तो वो भी पाकिस्तानी है जो पकड़ रहे हैं, ओबियसली हमारे इदारे भी पाकिस्तानी हैं। वी ऑल हैव टू वर्क टुगेदर पाकिस्तान के लिए। मंजर बेहतर होते नजर आते हैं, हमारी टेलीविजन स्क्रीन, हमारी जो सुर्खियां हैं बेहतर होती नजर आती हैं आपको आने वाले वक्त में? देखिए, बेहतर उस वक्त होंगी जब आप कहते हैं ना कि गलती के इदराक करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। तो भी तो दुरुस्त करने की ना ख्वाहिश है ना कोशिश है। हम लोग तो एक इन्हितात के ऊपर हैं इस वक्त और बहुत खौफनाक सूरत हाल है। रियासत को बिनाइन होना चाहिए, रियासत को ये नहीं करना चाहिए कि जो एक ब्लैक टेररिस्ट होता है जो सुसाइड वेस्ट बांधता है, बम लेकर आता है, क्लैशन लेकर आता है, उसमें और पॉलिटिकल वर्कर ने हिमाकत की, उसने गलती की, उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर जलाया तो पाकिस्तान का कानून देता है, लेकिन उसको आप दहशतगर्दी और वो जो एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है उनको गलत ना करें खुदा के लिए। ठीक, बराए तस्हीह सजा दें कि उनकी तस्हीह हो। ठीक है, ठीक है ज़िया साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वक्त के लिए सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार आमिर ज़िया साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लिंक करते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो अब बात कर लेते हैं इस वक्त सबसे अहम इंटरनेशनल एरिना के ऊपर सबसे गर्म खबर की। दैट इज अबाउट G20 ममालिक का टूरिज्म मीटिंग जो कि 24 मई तक कश्मीर में मुनक्किद हो रही है और भारत ने कश्मीर और श्रीनगर में इसको मुनक्किद करने का फैसला किया। ये भारतीय ज़ेरे इंतज़ाम भारतीय मकबूजा कश्मीर है जहाँ पे वहाँ पे इसको रखने का फैसला किया गया है। इसकी गरमाई राजधानी श्रीनगर की शोरा आफाक झील डल के किनारे वाक़ कॉन्फ्रेंस हॉल में इसको मुनक्किद करने की कोशिश की जा रही है। इसमें शिरकत के लिए जो तंजीम के रुकन ममालिक हैं इन समेत चंद दूसरे ममालिक और कई बैनुल-अक़वामी इदारों को भी शिरकत की दावत दी गई थी, जिसकी पाकिस्तान ने खूब मुखालफत की। इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। इसके बायस पाकिस्तान ने ये कहा। उसके बाद चीन जो कि इसका सबसे अहम रुकन है वाजे कर चुका है कि वो श्रीनगर में जो G20 सयाहत से मुतल्लिक वर्किंग ग्रुप का इजलास है इसमें और दीगर तकारीब में शरीक नहीं होगा। इसके साथ साथ तुर्किया और सऊदी अरब, मिस्र और अब इंडोनेशिया के हवाले से भी खबर आ रही है कि उन्होंने भी इसमें शिरकत करने से इनकार किया है। तमाम अरकान जो OIC के हैं इन्होंने जम्मू कश्मीर की आईनी हैसियत तब्दील करने पर भारत को तनकीद का निशाना भी बनाया है और इस इजलास के बाइकआउट का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, दूसरी जानिब OIC के दीगर अरकान ममालिक जिनमें बांग्लादेश, इंडोनेशिया, अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस तकरीब में शिरकत की तस्दीक की और इत्तलात ये भी हैं कि इनकी नुमाइंदगान जो होंगे वो भारत में हैं वो शिरकत करेंगे, जबकि भारत जो है G20 जैसी तंजीम को भी मुतनाज़े बनाने से बाज नहीं रहा। उसने इसके ज़रिए अपने जो सियासी मकासद है वो भी हासिल करना चाहता है कि कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को शब खुद मारा था किसी तरीके से दुनिया भर से लोग यहाँ पे शिरकत करें और मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा और श्रीनगर को एक पुरअमन शहर करार दिया जाए। और भारत जो है जी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। दूसरी जानिब मोदी सरकार ने बलडोजर सियासत को मुसलमानों के खिलाफ एक नया हथियार बना लिया है। मकबूजा वादी में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ उरूज पर और अब तक 1,10,000 से जायद अमलाक को मिसमार भी किया जा चुका है। गाजिर के मुताबिक अमलाक की मिसमारी मोदी सरकार की जानिब से कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की घटिया कोशिश है। कल वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज़ाद कश्मीर गए थे। उनका कहना था कि कश्मीर में G20 ममालिक का इजलास बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। वहाँ साथ इस वक्त एम्बेसडर रिटायर्ड डॉक्टर जमील अहमद खान मौजूद हैं। उनसे ज़रा उनकी ओपिनियन इस पे जानते हैं। वसी सिफारती तजुर्बा रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसको कैसे देख रहे हैं। प्लान तो बड़ा खूब था, ऐसा लगता है एम्बेसडर साहब, प्लान तो बड़ा खूब था क्योंकि आपने 2019 में 370 और 35A को रिवोक किया, दुनिया के अंदर एक तासुर बनाने की कोशिश की कि कश्मीर एक पुरअमन जगह है। फिर आप मुसलसल आबादी का तनासुब चेंज कर रहे हैं, उसकी डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और अब इतनी बड़ी ग्रेट 20 की जो कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत बड़ा यूरोपियन ममालिक का हिस्सा शामिल है उसका इनेकाद करा रहे हैं। लेकिन प्लान ऐसा लगता है कि उल्टा सुबकी होने जा रही है भारत की। कैसे देख रहे हैं आप इसको? जी हाँ, लेकिन ये थोड़ा कबल वक्त होगा अगर ये कहा जाए कि सुबकी होने जा रही है, क्योंकि हमने तो अपनी सही और अपनी कोशिश कर ली है इस पे, लेकिन उसमें जो ममालिक हैं उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ऐलान करना चाहिए कि वो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि चाइना ने किया और उसमें हवाला भी दिया कि क्यों। इसी तरीके से हमारी तवक्को ये है कि चाइना की तरह बड़े दबंग तरीके से कोई बयान सामने आए टर्की की तरफ से, और टर्की हमेशा करता भी है, मुझे उम्मीद है कि उसी किस्म का बयान आने वाला है। और सऊदी अरब भी हो गया, इस तरह इंडोनेशिया हो गया। लेकिन उससे एक और इसकी अहमियत का पहलू है, वो अहमियत का पहलू ये है कि इसके साथ कोई गेस्ट मेंबर्स भी हैं, गेस्ट कंट्रीज भी हैं, और गेस्ट कंट्रीज में बांग्लादेश भी है, जिसमें इजिप्ट भी है, उसमें ओमान भी है, उसमें नाइजीरिया भी है, मॉरिशस भी है। ये सारे 6 कंट्री जो हैं, ये भी अगर ये देखें कि ये इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा एज अ गेस्ट मेंबर वो ये नहीं जाना चाहते, तो इस पे मॉरल वैल्यू सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ये कर क्यों रहा है। इंडिया ये इसलिए कर रहा है कि तासुर देना चाहता है कि कश्मीर में जो जुल्म व तअद्दी जबर व सितम चल रहा है वो ऐसा नहीं है, एक नॉर्मलसी का तासुर देना चाहता है। क्योंकि इसके बाद इंडिया बताएगा कि देखिए हमने तो इतने बड़ा वहाँ इवेंट करा लिया, सारों ने खुद देखा, और ये इससे कोई बईद नहीं कि इंडिया उनको एक बस में बैठा के तमाम मेंबर्स को और एक सैर भी करा दे वहाँ की कंट्रोल्ड एरिया में। कर्फ्यू लाइक सिचुएशन तो पहले ही उसने कर दी है, ये तासुर देने के लिए। और जब इसका खतरनाक पहलू ये है कि जब कोई सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन जाए तो इंडिया इसको आर्गुमेंट बनाए कि देखें हमने तो G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जो कि दुनिया का 3/4 इकोनॉमी है, दुनिया का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें वर्ल्ड बैंक भी एज अ रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, IMF भी आते हैं, नॉट अ मेंबर रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके बावजूद कुछ नहीं उन्होंने देखा, कोई मामला नहीं है, तो ये पाकिस्तान शोर मचा रहा है। लिहाजा अब इसमें इसका इंटरनेशनल पहलू
लीगल पहलू देख लें, जो कि सबसे अहम और सबसे मजबूत है तमाम मेंबर ममालिक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के, कि आपने जो जिक्र किया आपने इंट्रो में कि ये जिस तरह बिल्डोजर सियासत चल रही है वहाँ, और जिस तरह मिसमार किए जा रहे हैं घर 1.25 लाख के करीब, उसका वो आता है जेनीवा कन्वेंशन के आर्टिकल 49 की जद में, जो कि इंटरनेशनल कानून है। और जब ऐसा होता है, यानी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जाती है, जिसको कि छुपाने की कोशिश की जा रही है G20 जैसी प्लेटफॉर्म को वहां ले जाके, तो अगर ऐसा जब किया जाता है तो उसकी फिर आ जाती है वॉर क्राइम की आर्टिकल 20 के तहत उसकी जुमरे में आ जाता है। अब रहा सवाल कि इसको इन्वोक करने के लिए दोबारा सिक्योरिटी काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ता है, और ये ममालिक जो G20 के हैं, इसमें सिक्योरिटी काउंसिल के चाइना इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। इसी तरह इनके जो औकास है, औकास हो गया या क्वाड हो गया, जिसका कि इंडिया मेंबर है क्वाड का, तो इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में ये इस किस्म के आर्गूमेंट जाके बिल्ड करना चाहता है। लेकिन इसके लिए जो चाइना ने अपना मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क के अंदर किया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इसमें 6 से ज्यादा है, कश्मीर को डिस्प्यूटेड टेरिटरी को जो बयान कर। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने चाइना के हवाले से बात की, तो हम मेरा अगला सवाल भी के साथ इसको रिलेट कर लीजिएगा कि ये जो चीन है या टर्की है या जो सऊदी अरब है, ये बड़े इंपॉर्टेंट ममालिक हैं इस G20 इजलास के हवाले से। अगर इनका बाइकॉट करने से आपको लगता है कि इस सारे इजलास की जो क्रेडिबिलिटी है या ओवरऑल इसका जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े अहम ममालिक हैं जो अब बाइकॉट के हवाले से ऐलान कर चुके हैं? इसमें एक मौक़िफ़ जो है उसका ये ऐलान के बाद एक मौक़िफ़ पूरी दुनिया में जाएगा कि जो लीगल फ्रेमवर्क है जिसकी की खिलाफ वर्जी की है, जिस तरह के आपने अपने इंट्रो में बयान किया 370 और 35A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया है, वो कि उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी है, जिसको कि इंडिया एक मोहर लगवाना चाहता है इन जैसे प्लेटफॉर्म से, जैसा कि ये G20 है कि जी ये आए हैं लिहाजा आप देख लें कि सारे मामला ठीक है, तो उसकी नफी होगी। और ये ममालिक जाहिर है जब बाइकआउट करेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान को एक बहुत एग्रेसिव डिप्लोमेसी के तहत अपने साथियों को लेके, अपने साथी अपने दोस्त ममालिक को लेके, फिर उनको इस इंटरनेशनल लीगल डिप्लोमेसी को आगे प्रचार करने के लिए ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के साथ इसको मिला के और पब्लिक डिप्लोमेसी के साथ इसको मिला के इसको आगे बढ़ाएंगे, तो कश्मीर के जो हमारा काज है जिसके लिए हम इतने तन मन धन से हमेशा कोशिश करते हैं, उस काज को मजीद दबाव पहुंचेगा, मजीद तकवीत पहुंचेगी। हमें प्लानिंग अभी करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस के जो माइनॉरिटी मेंबर हैं उन्होंने तो बात की है इसके ऊपर, लेकिन खास तौर पर कोई मौक़िफ़ अक़वाम मुत्तहिदा का नहीं आया। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट है वो बाकायदा तौर पर पॉइंट आउट कर चुकी है कि भारत किस तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस रहा है, और फिर दुनिया भर के अंदर टेररिज्म को फ़रोग देने के लिए भी बाकायदा तौर पर उनके जो नेटवर्क्स हैं उसको भी दुनिया के सामने ला चुका है, ये रिपोर्ट्स ला चुकी हैं। तो इसके बाद डोंट यू थिंक यूनाइटेड नेशंस की जानिब से इट इज सपोज्ड टू बी अ क्लियर स्टैंस इसके ऊपर आना चाहिए कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी पे आप ये क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, लेकिन उसका एक फ्रेमवर्क है यूनाइटेड नेशंस का ना, या तो जनरल असेंबली के जरिए आए या फिर वो सिक्योरिटी काउंसिल के जरिए आए, और जनरल असेंबली में भी किसी ने तो रेजोल्यूशन लेके जाना है वहाँ, और सिक्योरिटी काउंसिल में भी किसी मेंबर ने तो रेजोल्यूशन लेके जाना है, उसके लिए लॉबिंग होती है, उसके लिए काफी एग्रेसिव डिप्लोमेसी होती है। हमारा फर्ज चाइना के साथ मिलके, बाकी ममालिक के साथ मिलके ये होता है, या OIC जिसके के एक वर्किंग ग्रुप है कश्मीर के बारे में, उनकी तरफ से रेजोल्यूशन पास करके जनरल असेंबली में भेजा जाए कि इस पे आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग कॉल करें कि इंडिया ने ये हरकत की है वहाँ, और ये तासुर देने के लिए की है जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा इस पर एक मीटिंग कॉल की जाए, तो तब जाके इसकी अहमियत में इजाफा होता है, वरना जुबानी जमा खर्च में आमदन। बिल्कुल मुख्तसर आखिर में ये ममालिक जिनके बारे में हम सुन रहे हैं, बिलखुसूस सऊदी अरब, तुर्की, हमारे बड़े अच्छे इनसे ताल्लुकात है सिफारती, आपको लगता है हतमी तौर पर ओपनली इसकी मुखालफत करेंगे, नहीं आएंगे? आपका क्या फाइंडिंग? तुर्की से मुझे उम्मीद नजर आ रही है कि अब से एक आध घंटे में शायद कोई में सामने नजर आ जाए बात। अगर अगले 2 घंटों में कोई सामने बात नहीं आई तो नहीं होगा। सऊदी अरब से उम्मीद कम है मुझे, इसलिए कि सऊदी अरब। राइट डॉक्टर साहब, राइट, टाइम हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप और आपने अपनी सिफारती तजर्बे की रोशनी में हमें बताया कि इस वक्त ये सूरत हाल किस जानिब जाती दिखाई देती है। इस पर बात करते रहेंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें लाहौर आर्ट काउंसिल की जानिब से 8 रोज़ा वाटर कलर पेंटिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। इसके हवाले से बता रही हूँ फेरा फैज आज के सेगमेंट में। कायनात की खूबसूरती रंगों की ही बदौलत है, और अगर रंग मौजूद ना हो तो जिंदगी फीकी, बेमायनी और अधूरी सी लगती है। रंग ही तो शख्सियत की अक्कासी करते हैं, रंग बोलते भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि रंग बातें कैसे करते हैं। मुझे ये बताओ कि आप क्या बना रहे हो? लैंडस्केप बना रही हूँ, जिस तरह से भी है। जो इमेज मैंने ली है वो थोड़ी मतलब फोटोग्राफी बेस है, डिफरेंट होगी, लेकिन जब हम वाटर के साथ करते हैं तो उनके कलर्स और उनके जो इफेक्ट आते हैं वो पूरे फ्लो की तरह आते हैं। अच्छा, लैंडस्केप को सिलेक्ट करने की वजह क्या थी? वेरी आई पीलिंग, ठीक है। अगर मैं कुछ बिल्डिंग या कुछ भी बना रही होती उसमें थोड़ा टाइम भी लगना था, डिटेल्स बहुत होनी थी, और सेकेंडली लोग सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं लैंडस्केप ही करते हैं। मुझे ये बताओ, ये क्या चल रहा है आपके आर्ट पीस के अंदर? सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ। सीन है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा देखने वालों को बताओ। पुराने घर का एक सीन बनाया है जिसमें स्टोन है, और स्टोन जो है वो उसके ऊपर थोड़ी सी, क्योंकि वो ओल्ड हो जाता है तो उसकी एज के साथ एक ग्रीन और ब्राउनिश है, उसके ऊपर एक इम्पैक्ट आता है। अच्छा आस्का, मुझे ये बताओ, आपकी नज़र में आर्ट है क्या? अल्लाह ताला ने जो हमें बनाया है और इस दुनिया को बनाया है वो सब आर्ट है। सहर, मुझे ये बताओ, ये आपका फर्स्ट टाइम है आज? सेकंड डे है आज। वाटर कलर फर्स्ट टाइम किए हैं मैंने। ठीक है। इससे पहले मैंने नहीं किया। उससे पहले मैंने थोड़ा सा किया, इसमें एक्रेलिक में काम किया या ऑयल पेंट में काम किया, लेकिन वाटर कलर मैंने आज से पहले नहीं किया। अच्छा, एक्रेलिक में काम करके और ऑयल पेंट में काम करके और अब ये वाटर कलर में काम करके डिफरेंस क्या फील होता है आपको? एक्रेलिक जो है वो हम उसके ऊपर कैनवस के ऊपर काम करते हैं, एक्रेलिक के ऊपर हम दूसरा कलर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो वाटर कलर है वो एक दफ़ा जो कलर लग गया वो लग गया। अच्छा, ये पहली दफ़ा है कोई ऐसी वर्कशॉप अटेंड की है या पहले भी करते नहीं, रहते? पहले भी शौक है। कैलीग्राफी की कोर्स करी हूँ फिलहाल। कैलीग्राफी की बात करूँ तो क्या इंस्पिरेशन है उसके पीछे आपके लिए? कैलीग्राफी मेरे लिए ज़रा इश्क की बात है, हाथों की तिलावत होती है कैलीग्राफी। जितने स्कूल्स हैं उनमें क्या इस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये आर्ट आपका बेस्ट एक्सप्रेशन होता है। मुझे ये बताओ कि अभी ये जो आप बना रहे हो इसमें आपने ब्लू कलर का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, तो क्या आपको पता है कि ब्लू कलर को पसंद करने वाले लोग कैसे होते हैं, कैसी होती है उनकी पर्सनालिटी? मुझे लगता है कि जो ब्लू कलर होता है बड़ा काम और फोकस कलर होता है। मोस्टली सक्सेसफुल लोग जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं। मैनेजिंग पोस्ट पे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर ब्लू कलर पसंद करते हैं, और अगर आप इंटरव्यू के लिए भी अगर ब्लू कलर पहन के जाओ तो मोस्ट प्रोबेबली आप सेलेक्ट हो जाते हो। वाह, ये तो बड़ी पते की बात आपने बताई है तमाम यंगस्टर्स को। सर, आप रंगों में रहते हैं, तो अगर मैं आपसे सबसे बेसिक क्वेश्चन करूं कि रंग है क्या बेसिकली? रंगों में हम सभी रहते हैं, ये दुनिया बनी ही रंगों से है। ये वर्कशॉप जो हो रही है, मेरी कोशिश है कि ये समझ सकें कि ये भी पेंट कर सकते हैं। इसी से हमें उम्मीद है फ्यूचर के बड़े बड़े आर्टिस्ट भी मिलेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। सर, कितना अरसा हो गया है आपको इस फील्ड में? मैं सन 61 में आया था इसमें। हम ये कहते हैं कि साइंस में जाओ, मेडिसिन में जाओ, क्या जर्नलिज्म में इंटेलिजेंट लोग नहीं चाहिए? राइटर्स इंटेलिजेंट नहीं चाहिए? क्या पेंटर्स इंटेलिजेंट नहीं चाहिए? तो मैंने कहा मैं फाइन आर्ट्स लूँगा। वाल साहब ने 2-3 बातें कही थी, कहने लगे एक तो पहले ये है इसमें से रोटी कमाना बड़ी मुश्किल है। तो मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ मैंने वादा पूरा कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम।
जिस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, सबसे पहले तो उसके बारे में बताएं कि क्या थॉट प्रोसेस है इसको स्टार्ट करने। आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना अलहमरा के मेन इनिशिएटिव्स में से एक है, जिसके लिए आए रोज़ यहाँ पे डिफरेंट एग्जीबिशन, सेमिनार, वर्कशॉप्स और बहुत से आर्ट एंड कल्चर से रेलेवेंट प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया जाता है। वाटर कलर टेक्निक एक बहुत आप कह लें कि पुरानी टेक्निक है। साउथ एशिया में जो मिनिएचर आर्ट मिलता है, मुगल आर्ट मिलता है, उसमें वाटर जो है वो बहुत मायने रखते हैं। जो रिस्पांस है उससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। इसमें तकरीबन 106 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। आपकी नज़र में आर्ट कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी के लिए? आर्ट बेसिकली ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को उजागर करता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आजरा। थैंक यू। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं कुछ हमारे सबसे बड़े शहर, सब शहरों की मां कराची की, जो कि जिसमें बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हुआ था। बल्दियाती इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद जो मेयर कराची है, इसके लिए बड़े दंगल की अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अब हमने देखना है कि कौन बनेगा मेयर कराची। आज कामयाब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी होनी है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि क्या सब लोग शरीक हो पाएंगे इसमें अरबला, चूँकि बहुत सारे लोग जो तहरीक इंसाफ से हैं, जो कि तीसरी बड़ी जमात के तौर पे सामने आई है, वो लोग तो गिरफ्तार हैं। इलेक्शन में अब तक कोई भी जमात वाज़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर पाई है। जमात इस्लामी PTI के मजमूई तौर पर 191 नंबर्स हैं, हुकूमत बना सकते हैं if they want, जबकि पीपल्स पार्टी के नंबर 147 है और इनके दरमियान जो फ़र्क है वो तकरीबन 44 सीटों का है। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ ने मेयर के इलेक्शन के लिए जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज नईमुर रहमान, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया है, जबकि जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ का जो डेप्यूटी मेयर है उसको कराची बनाने की ख्वाहिश का इजहार भी किया है। मगर पीपल्स पार्टी ने इस बात पर डटी हुई है कि वो कराची की सबसे बड़ी जमात है, कराची का जो मेयर है वो जयाला होगा। जी बिल्कुल, और मुर्तज़ा वहाब पीपल्स पार्टी कह रही है कि अगले मेयर होंगे। इससे पहले बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो वज़ीर मेहनत हैं सईद गनी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मेयर कराची पीपल्स पार्टी से होगा, और ये भी कहा था कि जो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हैं, इनके हाथ में मेयर की लकीर ही नहीं है। मेयर पीपल्स पार्टी से होगा तो शहर तरक्की के लिए, शहर की तरक्की के लिए बेहतर काम कर सकता है। हमारे सिर्फ 9 अरकान कम है। उन्होंने ये भी कहा PTI और जमात इस्लामी का के अरकान पूरे होने का जो दावा है वो भी सईद गनी ने कहा कि दुरुस्त नहीं। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने कभी PTI से हमायत की दरख्वास्त नहीं की। अब देखना है कि कराची के मेयर का ताज किसके सर सजेगा। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन ये बड़ा अहम मरहला है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी शायद अब भी ये इशारा दे रही है अरमला, चूंकि इससे पहले हमने देखा कि जब भी हुकूमत पीपल्स पार्टी की रही है, मेयरशिप MKM वगैरह के पास रही है, तो इख्तियारात का बड़ा मसला रहता है। इख्तियारात से मुराद फंड्स है कि सूबाई हुकूमत फंड्स नहीं देती नीचे, और उस वजह से काम नहीं हो पाते। सो अब भी अगर ऊपर हुकूमत पीपल्स पार्टी की रहती है और नीचे मेयर जमात इस्लामी का या PTI का आ जाता है, तो क्या ये जो इख्तियारात की तकसीम का मसला ये हल हो पाएगा? वैसे हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये कहा था कि इख्तियारात अगर ना मिले तो हम छीन के लेंगे। हमेशा से ये इख्तियारात का मसला रहा है। चलिए जी, इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे आपके शेयर करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं जी, और आपको अब दिखाते हैं हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज मुस्तंसर हुसैन तार साहब से बात हो रही है फेरी मेडोज के हवाले से और इसको जाने वाले तारीखी रास्ते पर क्या डिस्कशन हुई, देखते हैं आज के सेगमेंट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। निकले तेरी तलाश में इस दफ़ा हम एक रास्ते की तलाश में निकलेंगे, और वो रास्ता जो है वो फेरी मेडोज़ को जाता है, वो नांगा पर्वत को जाता है। और वो रास्ता जो है, जितने भी लोग पिछले 20 साल से 25 साल से जा रहे हैं फेरी मेडोज़, वो उस रास्ते से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कैसे रायकोट ब्रिज पे उतरते हैं, उसके बाद एक जीप लेते हैं। जीप ट्रैक है 15 किलोमीटर का, और वहाँ से ततो गाँव पहुँचते हैं, और ततो गाँव से फिर एक खुद ट्रैक करते हुए एक जंगल से और आप फेरी मेडोज़ पहुँचते हैं, और उसके बाद ब्याल कैंप और वगैरह वगैरह। लेकिन जो तार साहब की किताब है नांगा पर्वत 1988 या 89 में लिखी गई, उसमें ये रास्ता नहीं है, ये जीप ट्रैक भी नहीं है, और तत्व से आगे भी जो तार साहब ने रास्ता इख्तियार किया फेरी मेडोज़ जाने के लिए, वो भी ये वाला रास्ता नहीं है। और ना सिर्फ तार साहब बल्कि उससे पहले मिसाल के तौर पे हरमन बोल हैं, जिन्होंने पहली दफ़ा नांगा पर्वत सर किया 1953 में। तो अगर 1953 नांगा पर्वत आप यूट्यूब करें तो आपको 1953 की वो फुटेज 1 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपको देखने को मिलेगी, और उसमें भी आप देखेंगे कि वो रास्ता नहीं है जो आजकल ये इस्तेमाल होता है।
सुतार साहब ने भी और ये जो हरमन बोल हैं, उससे पहले जितने भी लोग थे, ये कौन सा रास्ता इख्तियार करते थे, बोल्डर रिज क्या थी, और वो तमाम उसके आसार भी आज हमें नज़र नहीं आते। सुतार साहब से इसी हवाले से रहनुमाई लेंगे। बहुत शुक्रिया तार साहब। आप ये बताइए कि ये जो आपने रास्ता इख्तियार किया था, और उसके हवाले से एक बड़ी मशहूर आपका एक चैप्टर का नाम भी है कि आओ गधा तलाश करें, तो वो जो रास्ता है वो अब तो उसके आसार भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि आज अगर कोई फ़र्द आपके नक्शे कदम पर चलना चाहे या हरमन बोल के नक्शे कदम पर चलते हुए तत्तो जाना चाहे और तत्तो से आगे फेरी मेडोज जाना चाहे, तो वो किस तरीके से उस रास्ते पे चल सकता है? और ये मेरा ख्याल है कि वही ज़माना है जिसमें आप मॉर्निंग शो वगैरह करते थे, और यहाँ मॉर्निंग शो से छुट्टी लेके आप ये करते थे, और उसके बाद नागा पर्वत आपने किताब भी लिखी। मॉर्निंग ट्रांसमिशन के ज़माने से 7 बजे ट्रांसमिशन का आगाज़ होता था, 9 बजे ख़त्म होता था। मैं बाहर आता था, टीवी की गाड़ी पे बैठ के गेट से निकलता था, और गेट के पास या कोई ना कोई 1-2 लोग होते थे जो मिलना चाहते थे, कोई किताब साइन करवाना चाहता था, कोई वैसे कोई काम होता था, ऑटोग्राफ वगैरह। तो उस रोज़ मैंने पूछा वहाँ पे जो तैनात क्लर्क था, उनका कि बाहर इधर उधर कोई है? कहने लगा यहाँ तो कोई नहीं, बाहर एक लड़का खड़ा है। जब हम बाहर गए हैं तो वहाँ पे एक लड़का, नौजवान, राउंड अबाउट 25, उसने पूरा गियर पहना हुआ है, कोप एमआई का और ट्रैकिंग का, और टेंट और रुकसैक और ये वो बड़े बूट। तो मैंने कहा हाँ जी। उसने और कुछ नहीं कहा कि सलाम अलैकुम तार साहब या मैं आपको पढ़ता हूँ, नथिंग। मुझे कहने लगा कि आप मुझे ये बताइए कि फेरी मैडो को रास्ता कौन सा जाता है? तो मैंने कहा पागल है, वो होते हैं ना इसी किस्म के। तो मैंने कहा मेरे साथ आ जाओ। तो उसको मैंने बाद में जाके बताया, घर ले गया वहाँ पे अपने, मैंने हॉस्टल। मैंने कहा बरखुरदार वो तो मार्च का महीना है, वहाँ बर्फ़ होगी। कहने लगा जी बर्फ़ होगी, आई न्यू दैट। लेकिन जब मैंने आपकी किताब नागा पर्वत ख़त्म की सुबह 2 बजे, तो उसके बाद मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैंने जाना ज़रूर है, बेशक वापस आ जाऊँ। ये मैडनेस थी फेरी मेडोज़ की, बहुत ही अलूफ़ किस्म की जगह थी। तो वो मेरी किताब के हवाले से कुछ लोगों ने उसके बारे में आगाही हासिल की। तो मैं खुद बिल्कुल नहीं जानता था कि फेरी मेडो कहाँ है और किधर है। सो मच हो के गिलगित में लोग नहीं जानते थे। तो इकराम बेग से मैंने बात की, उसका कोई ऊपर था सिलसिला, तो उसने कहा कि जी आप रायकोट ब्रिज पे चले जाएं, वहाँ रात गुजारें। और क्योंकि मुझसे पूछा जाता है जी कि हम आपके नक्शे कदम पे चलना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे सरफरे हैं जो एग्जैक्टली यूरोप भी गए हैं निकले तेरी तलाश के रूट पे, और नॉर्थ में भी वो जिस रूट पे मैं गया हूँ वहाँ उसी पे जाते हैं। तो वहाँ पे वो आ जाएंगे और रायकोट ब्रिज पे आप रात गुजारिए। रायकोट ब्रिज पर वीरान पड़ा एक चौकी थी, वहाँ पे नीचे हमने टेंट लगा लिए। सुबह सवेरे वो एक पोर्टर आ गए, 2-3, एक गधा भी था उनके साथ। तो सुबह 3 बजे हमने शुरू किया, क्योंकि उन्होंने बताया कि जी ऊपर जिस रिज पे जाना है, जो बोल्डर रिज है, और माइंड यू कि हरमन बोहल ने अपनी जो किताब नागा पर्वत के बारे में लिखी है, उसमें लिखा हुआ है कि बोल्डर रिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रिजेस आई हैव एवर क्रॉस्ड। अच्छा, क्योंकि उसी रास्ते से एक्सपीडिशन जाती थी नागा पर्वत के लिए। तो सुबह 3 बजे हम चले, और उसके बाद वो रास्ता बुलंद होता गया, और फिर ऐसा बुलंद हुआ कि नीचे वहाँ तातू नाला है और उसकी गूंज आ रही है, और उसमें जो गंदक की बू आ रही है। और 11 बजे के करीब वहाँ पे इतनी गर्मी है कि वो कहा जाता है कि वहाँ पे सनस्ट्रोक हो जाता है, उसकी हाइट इतनी। तो पानी भी ख़त्म हो गया। और एक जगह उन्होंने बताया, वो जो एक पोर्टर ने, कि साहब एक जगह पानी है। तो हम कशा उधर चले जा रहे थे, और बिल्कुल छोटा सा रास्ता था, इतना सा रास्ता था, और कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी हम गधे के साथ नहीं चल सकते थे, या गधा हमारे साथ नहीं चल सकता था, वो उसको नहीं इतराज़ था। नीचे बिल्कुल खाई के नीचे, और अक्सर वो नज़र ही नहीं कम वक्त आता था तातू का नाला उस रिज से। तो उसने कहा जी पानी है। तो हमारे जहन में यही आया कि कुछ चश्मा होगा, माशाल्लाह, झरने बह रहे हैं। वहाँ जाके देखा तो एक रॉक थी, उसमें थोड़ा सा गैप सा था, उसमें बारिश का पानी जमा था, और उसमें कीड़े मकोड़े तैर रहा है, छोटे छोटे डड्डू भी थे मेरा ख्याल। तो मैंने आंखें बंद करके, क्यों प्यास, वो मैं सारा कुछ पी गया। तो उससे कोई हरज की बात नहीं। तो बाहर तो, और उस रिज पे हम चलते हुए वहाँ पे गए। अब माशाल्लाह हमारा रोड बन गई। उन दिनों ब्लास्टिंग कुछ हो रही थी, ब्रिगेडियर असलम खान ने लकड़ी लाने के लिए वो रोड बनाई थी। तो अभी वो रोड बनी नहीं थी, यही वाहिद रास्ता था।
और वो रोड भी टूरिस्टों के लिए नहीं बनी थी, वो लकड़ी के लिए बनी थी। तो शाम को हम तातू पहुँचे और तातू के तत्ते पानी का वहाँ पे एक है जिसमें वो चश्मा है और बाकायदा उसमें भाप उबलती और लोग कहते हैं कि हम अंडे इसमें डाल देते हैं, 5-6 घंटे के बाद वो अंडा जो होता है बॉयल हो जाता है। ये उस ज़माने का तातू था। और तातू के बहुत से लोग ऐसे थे कि जिन्होंने गिलगित नहीं देखा हुआ था, वो गए ही नहीं थे वहाँ पे। और अब तो खैर वहाँ सारी फैसिलिटीज़ आ गई। उसके बाद भी चढ़ाई थी और फंतूड़ी के रास्ते आप जाते थे, यानी फंतूड़ी मतलब मैंने लिखा कि फैंटेसी, मतलब इट वाज ए पैराडाइज ऑन अर्थ। हसन बिन सब्बा ने अगर कोई जन्नत बनाई जो उसने खुद, वो फंतूड़ी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनाई होगी, क्योंकि वहाँ जाके भी एट दैट टाइम, आज से 38 साल पहले, इंसान यही कहता था कि अच्छा मुझे कोई भी काम करवा लो, कुछ जुर्म करवा लो, दोबारा यहाँ पे ज़रूर आऊँ। और उसके बाद नांगा पर्वत की हैबत और ऊपर जो ग्लेशियर गिर रहे हैं और उनकी जो है धाड़ और उनकी गड़गड़ाहट, अब तो बंदे इतने ज़्यादा जाते हैं कि वो ग्लेशियर बेचारे भी चुप हो गए हैं, कोई गड़गड़ाहट सुनाई नहीं देती, इतना शोर मचा हुआ है, इधर आया फोटो खींच दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। तो फंतूरी से दाखिल होते थे और मैं और मजीउर रहमान मरूम, हम वाहिद लोग थे जो पूरे फेरी मेडो में थे। और मेरे साथ बाद में एक जर्मन कपल भी आ गया और बुलंद तरीन सतह पे मैंने अपना खैमा लगाया और सुबह को जो मंजर होते थे और फिर फंतूरी का जो मेरे फेरी मेडो का जो कमारा जंगल था, आबाई जंगल, जहाँ पे स्ट्रॉबेरी के फूल थे, झरने थे, और मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी जन्नत थी, ऐसी बेनज़ीर जन्नत थी जिसको हमने, मेरा ख्याल है मैं खुद अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ और कई मरतबा ख्वाहिश करता हूँ कि मैं वो किताब ना लिखता। लोगों ने जाना तो था कभी ना कभी मेरी किताब ना सही तो कहीं और किसी हवाले से, लेकिन हज़ारों की तादाद में वहाँ लोग जा रहे हैं और वहाँ इतना शोर होगा, क्रिकेट खेल रहे हैं और मतलब कढ़ाइयाँ भून रहे हैं। बहुत कुदरत जो है ना वो पसंद तो नहीं करती, लेकिन कुदरत बोल नहीं सकती। और मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आप जाना चाहते हैं तो अब भी हो आइए, चाहे जितना रश है, कोई पता नहीं कल कला वहाँ पे बटकड़ाई खुल जाए और मैकडोनल्ड खुल जाए और म्यूज़िक हॉल्स खुल जाए। तो आज ही देखा है ये, तो आप मेरे नक्शे कदम पे नहीं चल सकते क्योंकि वो नक्श जो हैं वो गायब हो चुके हैं बहुत अरसे से। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि ये जो रायकोट से तत्व तक का जो सफ़र है ये मैंने पैदल किया था 2003 में। उस वक्त एक ज़लज़ला आया हुआ था जिसकी वजह से ये जीप ट्रैक बंद था और इस पे आप पैदल जा सकते थे, जीप जाती नहीं थी। तो मुझे मालूम है कि वो कितना कठिन रास्ता था। तार साहब ने जिस रास्ते की निशानदेही की है वो शायद इससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल रास्ता है। और अब तो क्योंकि वो रास्ते के आसार भी नहीं हैं और उस रास्ते को तलाश करना और उस रास्ते पे चलना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन जुनून खेज़ी होती है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा मुहिमजू दोस्त दोबारा से उस रास्ते पे जाए और उस रास्ते से होता हुआ तत्व जाए, और अगर उसे मकामी दोस्तों की जानिब से इजाज़त मिल जाए और वो फंतूरी का रास्ता इख्तियार करे, उस फैंटेसी लैंड का रास्ता इख्तियार करते हुए फेरी मेडोज़ जाए, तो क्या खूबसूरत बात हो जाए। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े प्रोग्राम में, आपको एक अपडेट देते चलें। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा शीरी मज़ारी साहिबा को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। शीरी मज़ारी साहिबा जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के अंडर अरेस्ट की गई थी, दूसरी मरतबा अरेस्ट की गई थी, उनके बारे में अदालत ने यह भी कहा है कि अगर किसी मुकदमे में नामजद नहीं है तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। शीरी मज़ारी डिप्टी कमिश्नर के पास बयान हल्फी जमा कराएं, वो आइंदा ऐसी किसी सरगर्मी के अंदर शामिल नहीं होंगी, ऐसा भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने कहा है। इसी हवाले से अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने पीटीआई रहनुमा शीरी मज़ारी को रिहा करने का हुक्म दे दिया है।
अगर शीरी मज़ारी किसी मुकदमे में नामजद नहीं तो उनको दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको रिहा किया था, लेकिन उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था। इस वक्त हमारे साथ कैसर शिराजी हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे इसी हवाले से बात कर लेते हैं। कैसर, क्या तफसीलात हैं? क्या अदालत ने अब मुकम्मल तौर पर इस बात को यकीनी बनाया है कि शीरी मज़ारी दोबारा गिरफ्तार न हो? क्या तफसीलात है इस मुकदमे की? कैसर, हमें सुन पा रहे हैं? जी, हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जज जस्टिस अब्दुल अजीज ने पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की नजरबंद रहनुमा शीरी मज़ारी की फौरी तौर पर रिहाई का हुक्म दे दिया है और अदालत ने हुक्म दिया है कि वो रिहाई के 3 दिन के बाद 3 दिन के अंदर जो है वो एक बयान हल्फी दाखिल करेंगी। उस बयान हल्फी में वो ये हलफ देंगी कि वो आइंदा जो तोड़ फोड़ जो कहना गैर कानूनी सरगर्मी उनमें मुलव्वस नहीं होंगी। और अदालत ने यहाँ पर यह भी क्लियर कर दिया कि इस बयान हल्फी का यह मतलब नहीं है कि वो जो कानून और आइन जो पूरा एहतजाज और जलसा जुलूस और जो तकरीर की इजाजत देता है वो जारी रख सकेंगी, लेकिन सिर्फ जो तोड़ फोड़ हंगामा रही है वो उसके हवाले से बैनर से दाखिल करेंगी कि वो कोई बिल्कुल मंफी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेंगी। ठीक है कैसर। शीरी मज़ारी को रिहा कर दिया गया है, उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने कहा है कि अगर उन पर मजीद कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें दोबारा गिरफ्तार ना किया जाए। ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से सामने आया है। और अब बातेंगे हम पाकिस्तानी नौजवानों की जो हर जगह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे और दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि यकसा मौके मैसर हों तो हर चीज़ का हुसूल मुमकिन है। जी, गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी 5 बासलाहियत पाकिस्तानी नौजवानों ने मशहूर अमेरिकन जो बिजनेस मैगजीन है फोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया की फहरिस्त में जगह बनाई है। इस फहरिस्त में जी शामिल पाकिस्तानियों में मल्टीमीडिया विजुअल टेक आर्टिस्ट आयशा मुबारक अली भी शामिल है और इसके साथ साथ स्क्रीन राइटर हैं आजम महमूद, कॉल पे नामी स्टार्टअप के जो शरीक बानी हैं हसन और इस्लाम, वो भी इसका हिस्सा हैं। बायोनिक्स के जो बानी हैं वो भी अनस नियाज इसका हिस्सा है। लेकिन आज की जो हमारी मेहमान है और बड़ी ज़बरदस्त मेहमान है, पहले भी हमारे शो का हिस्सा बनी हुई हैं, आयशा मुबारक अली। वो पहली पाकिस्तानी आर्टिस्ट है जिन्होंने नासा के साइंसदानों के ताउन के साथ मिलकर इनके जो आर्ट है जुलाई 2022 में इनका आर्ट वर्क जो है मिल्क 2 के लिए स्पेस एक्स के जरिए बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन भेजा गया है। अरे वाह, आयशा ने 3D मॉडलिंग और धातों का इस्तेमाल किया है, विजुअल आर्ट भी तख्लीक किया है। उनका ये काम NFT, फोर्ब्स मिडल ईस्ट, E27, हेलो और दीगर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी नुमाया हुआ है। उन्होंने जून में मेटावर्स फैशन 2022 काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड में भी शमूलियत इख्तियार की है। व्हाट नॉट, ब्रिलियंट खातून है। इसी हवाले से हमने आज उनको मधु भी किया है। बाकी की उनकी जो प्रोफाइल है वो उन्हीं से जानते हैं। वेलकम टू एक्सप्रेसो। आयशा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम गुड। आयशा, आयशा आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो फोर्ब्स 30 अंडर 30 जगह बनाने के लिए। और हम जब भी किसी ऐसे पाकिस्तानी से बात करते हैं हमें बहुत खुशी होती है कि आप लोग हर फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक्सेल करें। सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? इट्स अनरियल, बहुत खुशी की बात है। एंड देखें, ये फोर्ब्स पे आना तो एक एंड प्रोडक्ट होता है ना, बट जो एक जर्नी रही है एंड फाइनली गेटिंग एक्नॉलेज्ड फॉर समथिंग जो आप कर रहे हैं, स्पेशली इन दिस फील्ड जो कि एक टेक आर्ट है, जो लोगों के लिए एक न्यू चीज़ है, एक नया सब्जेक्ट है। आर्ट्स की फील्ड में भी फ्यूजन आर्ट आपको पता ही है कि एक नई फील्ड है, बिकॉज मल्टीमीडिया आर्ट हमने कम देखा है, ट्रेडिशनल आर्ट्स हम सब ने ज़्यादा देखा। तो आई थिंक उसके हिसाब से इट्स अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर मी एंड फॉर एवरीवन कि हमें ये चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं एज पाकिस्तानीज एज अ नेशन। दैट्स रियली ग्रेट। हम हमेशा ये पूछना पसंद करते हैं कि आपने यही साइट, यही सब्जेक्ट, यही पैटर्न क्यों चूज किया? आई मीन देयर वर सेवरल अदर थिंग्स दैट यू कुड डू। वाज इट जस्ट द इंटरेस्ट या आपको लगा कि नहीं इसमें वैक्यूम बहुत ज्यादा है, जगह बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है? कैसे आपने इसको चूज किया? देखिए, इसकी काफ़ी रीजंस हैं। वन ऑफ द रीजंस इज़ कि ये एक नया टॉपिक है और मुझे खुद पर्सनली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं रिसर्च करती हूँ, नई चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। यू नो, अगर आप ग्लोबली एक चीज़ का वो सोचते हैं तो उसके हिसाब से मुझे बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं अप टू डेट रहूँ, मैं चीज़ों को इंक्लूड करूँ। फिर एज एन आर्टिस्ट आपको पता है, एज एन आर्टिस्ट आपको उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना होता है जो आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा है। उनमें से टेक्नोलॉजी भी एक है और टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी को, हमारी लाइफ स्टाइल को जितना तेज़ी से बदल रही है कोई और चीज़ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। तो उनके हिसाब से अगर एक आर्टिस्ट जो है उन्हीं चीजों को यूज करके अपने काम में दिखाता है, तो आई थिंक
दिस वॉज माई मोटिवेशन, यही मेरी एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। एंड सेकेंडली ये कि आप जब स्पेस और इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये टॉपिक्स ही न्यू है, एंड पाकिस्तान में क्योंकि मुझे शौक है कि इन चीज़ों को स्टार्स के ऊपर या इन टॉपिक्स बात की जाए, तो इसी वजह से मेरा मेरे काम का, मेरी डायरेक्शन का एक सब्जेक्ट है मेन। डेफिनेटली। अच्छा आयशा, आप थोड़ा सा अपने आर्ट हवाले से हमारे देखने वालों को पता है, बहुत सारे लोग जानते भी हैं जिनको इस आर्ट फॉर्म में इंटरेस्ट है, लेकिन हम ज़रूर चाहेंगे कि जिस बेस के ऊपर आपका नाम इस तरह से रिकग्नाइज किया गया, एंड सेकेंडली टेल अस अबाउट योर वर्क, किस तरह का आर्ट है जो आप करती हैं और लोगों को उससे इंस्पिरेशन डेफिनेटली मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि जो मैं आर्ट करती हूँ इसकी एक अप्रोच होती है। इस अप्रोच का नाम होता है इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब कि दो डिफरेंट डिसिप्लिन्स के दरमियान जब आप एक चीज जोड़ते हैं तो उसको इंटरडिसिप्लिनरी बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में इस वक्त एक समझ लें एक न्यू डायरेक्शन है, जो आर्टिस्ट भी ले रहे हैं, साइंटिस्ट भी ले रहे हैं, इनोवेटर्स भी ले रहे हैं। तो मैंने अपने काम में एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, या आप बोलते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो मैं पिछले 2-3 सालों से स्पेशली कर रही हूँ, मैंने लिए, ठीक है। अब इसकी वजह से होता क्या है कि आप खाली साइंस के इश्यूज को नहीं टारगेट कर रहे, आप खाली सोशल इम्पैक्ट को नहीं टारगेट कर रहे, आप खाली ये नहीं देख रहे कि अच्छा लाइट पोल्यूशन या स्पेस इनोवेशन, ये सारी चीजें क्या आप उनके दरमियान मसलों को हल करते हैं। एंड आई थिंक दिस इज द एक्चुअल इनोवेशन इज। तो जो मेरा काम है, विजुअल्स तो देखिए बाद में आते हैं ना, बट उसके पीछे एक रिसर्च होती है, एक थॉट प्रोसेस होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप उसको समझते हैं और आपको समझ आता है अच्छा तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो प्रोजेक्ट आपको नजर आ रहा है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो उसकी वजह से आई थिंक ये मेरी अप्रोच जो है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी एंड प्रोडक्ट तो फिर वो कुछ भी है, वो तो एक आर्टिस्ट का अपना क्रिएटिविटी होती है। So Aisha, how about thinking about space every time, उससे रिलेटेड चीज़ों को सोचना, देन उन्हें आर्ट में कन्वर्ट करना है, देन थ्रू SpaceX दोबारा से उसे स्पेस में ही भेज देना। I mean, ये कैसी फील है? ये अब आप देखें ना कि हम लोग सोचते हैं कि मेरा काम म्यूजियम में जाए या हम किसी एग्जीबिशन का पार्ट बने, लेकिन जब आप स्पेस की बात करते हैं ना, इट्स समथिंग दैट इज बियॉन्ड। तो मुझे आज तक मेरे लिए एक अनरियल बात है, तो इसको तो मैं टू बी ऑनेस्ट आई कांट इवन टेल यू कि मैं कैसा फील करती हूँ। बट वही बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जब आप कोई चीज़ भेजते हैं, देयर आर सो मेनी वेज कि आप आर्ट इंस्टॉलेशंस बना सकते हैं, आप लाइट स्कल्पचर्स बना सकते हैं। मेरा काम तो फिजिटल या समझ लीजिए डिजिटल डोमेन में आता है। तो वो सारी चीज़ें जब आप उसको भेजते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो दिस इन इटसेल्फ इज आई थिंक अमेजिंग फीलिंग कि आप एक आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करें जहां तक आप खुद नहीं अभी पहुंच पा रहे। अच्छा, या फ्यूचर में हम लोग लाइटर नोट भी मैं पूछूंगा क्योंकि लोगों को अजीब ही लगता है, आपके ख्याल में एलियंस हैं? डू दे एग्जिस्ट? What do you think? आउटर वर्ल्ड का जिक्र किया आपने। I think they definitely exist because देखिए जब आप यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात करते हैं और जो मल्टीवर्स एक फिनोमेना है, तो you never know, मतलब हमारी तो अभी सोच और हमारी एक्सप्लोरेशन इट्स वेरी लिमिटेड। सो आई थिंक इट्स समथिंग, अगर आप एक क्यूरियस माइंड रखते हैं, आई थिंक इट्स देयर इज नो हार्म इन थिंकिंग। मतलब यूएफओस हम जो सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, होती है। चले आयशा, आपने ये तो हमें सही बताया। इन द एंड आयशा, कुछ भी कहना चाहिए, ऑब्वियसली दुनिया भर में इस तरह की आर्ट फॉर्म को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, लोग उसको समझते भी हैं, उसके हवाले से काम भी हो रहा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन अभी तक लोगों को आइडिया नहीं है। एनीथिंग यू वांट टू से थ्रू आर्ट प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, देखिए अब वही बात है कि पाकिस्तान में इमर्जिंग है। आई थिंक देयर इज अ मार्केट, लोगों को इंटरेस्ट भी है फ्यूचरिस्टिक आर्ट में, लोगों को स्पेस में इंटरेस्ट है, लोगों को न्यू किस्म के आर्ट को एक्सपीरियंस करने का शौक है। बट वही बात है कि आई थिंक वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स जो इस चीज़ को प्रमोट करें। लेट्स से कोई फेस्टिवल्स हों और फिल्म फेस्टिवल्स हों और डिजिटल आर्ट के इवेंट्स हों, तो उसके एग्जीबिशन के लिए जब आप स्पॉट्स बनाना स्टार्ट करेंगे ना, पब्लिक को इंगेज करेंगे, जैसे कराची बिनाले है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ KB। तो उस तरह के जब आप इवेंट्स को आगे लेकर आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि आप इंटरनेशनल ऑडियंस को, जो हमारी लोकल ऑडियंस के साथ और अच्छा कनेक्ट करते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि इस तरह के आर्ट की जरूरत है। हमें इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हमारे यहाँ इतनी नहीं होती। हमारे यहाँ जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया वो ज्यादा काम कर रहा है, बट जो इंटेलेक्चुअल साइड है वो थोड़ी पीछे रह जाती है। तो आई थिंक उसको सामने लाने के लिए वी नीड मोर प्लेटफॉर्म्स, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच आयशा, यू आर ब्रिलियंट। आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी हम जरूर चाहेंगे कि मुलाकात हो और बात हो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेजेंस और बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स जो भी आप कर रही हैं। अल्लाह करे उसमें भी आप इतनी ही कामयाब हो जितना आप चल रही हैं, और बड़ा डिफरेंट आपका एक करियर पाथ है जो हम देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। एक ब्रेक लेते हैं जी, इसी पॉइंट पे ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक जाने तो हमने भारत के हवाले से आपको बताया था पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ला रही हैं G20 के हवाले से। दूसरी जानिब हाइब्रिड मॉडल जो पाकिस्तान ने एशिया कप को लेकर दिया, उसका मंसूबा भी ऐसा लगता है कि जान पकड़ रहा है, जबकि भारत ने इस पर आमादगी जाहिर करने की सूरत में वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अपने मुल्क आने की यकीन दहानी भी कराई है। लेकिन याद रखिएगा पीसीबी भारत मुकर जाता होता है। पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल का एक फार्मूला पेश किया था, अमना हसन आपको याद है, इसकी मेजबानी ताकि हमारे हाथ से ना निकले। इस मॉडल के तहत जो 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने हैं और फिर बाकी जो मैचेस हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू के लिए इस पर बात की जा रही थी। खुसूसी तैयारी के जरिए UAE टीम्स चली जाएं। अलबत्ता जो भारतीय बोर्ड है उसने इस तजवीज़ का ताहाल अभी तक मस्बत जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, दूसरी जानिब भारतीय क्रिकेट बोर्ड का खुसूसी जनरल इजलास 27 मई हफ्ते को होगा। इस मौके पर एशिया कप के जो हाइब्रिड मॉडल है इसकी मंजूरी ली जा सकती है। इस रोज वर्ल्ड कप का शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान है और BCCI इससे कबल ही पाकिस्तान की दौरे की यकीन दहानी चाहेगा। ग्रीन शर्ट्स का मेजबान से मैच अहमदाबाद पर रखने की इतलात सामने आने पर PCB पहले ही एतराज़ कर चुका है और साबिक कप्तान मिसबाह उल हक ने भी कहा है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त वर्ल्ड कप जीतने का बेहतरीन मौका है। उनका कहना है जी 3 बल्लेबाज हमारे ICC टॉप रैंकिंग पे हैं, बेहतरीन बॉलिंग पाकिस्तान के पास मौजूद है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो एक बहुत अच्छा चांस है। और फिर इंडियन पिचेस जो है हमारे बैटर्स के लिए साजगार हैं, हमारी जैसी कंडीशंस होती हैं। एज पर मिसबाह भाई इट्स एन आइडियल टाइम टू विन अ वर्ल्ड कप। एशिया कप का मामला सियासी है। इस हवाले से शाहिद खान आफरीदी साहब वो कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना अटल क्यों है और क्यों कहा जा रहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे। लाला ऑल्सो वांट्स आवर टीम टू प्ले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चीज़ों को वाजे करने के हवाले से सूरत हाल सामने लानी और ये समझने की ज़रूरत है कि ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसको मस्बत देना चाहिए। दिस इज़ व्हाट लाला सेड। अब मजीद क्या इस पर डेवलपमेंट होती है? नजम सेठी साहब ने शाहिद आफरीदी को कहा कि वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का फैसला जयेश शाह और मेरा भी नहीं है, ये फैसला उस जाने भारतीय हुकूमत और इधर पाकिस्तानी हुकूमत का। असल प्रॉब्लम ये है कि ये हुकूमती सतह पे मामला चले गए हैं, खेल को खेल रहने दिया जाता तो बेहतर था। वैसे इसी हवाले से सैयद मोहम्मद अवैस मौजूद है। अवैस, थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो एशिया कप का मामला है आपके सामने, हम उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे। अब कुछ हाइब्रिड मॉडल के हवाले से कुछ जर्नलिस्ट को इस पे एतराज़ भी है, कुछ इसकी फेवर में है। सो हाउ डू यू सी दिस होल सिचुएशन? जी अस्सलाम वालेकुम। हाइब्रिड मॉडल एक आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तजवीज़ दिया था और एक बड़ा अच्छी बात मुझे लगी इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि वो अटल रहे हैं इस फैसले पे कि अगर आप पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पे देखें, पहले इनको इशू था पाकिस्तान आने पे, फिर हाइब्रिड मॉडल पेश किया कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं आते तो हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे वर्ल्ड कप के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा झटका था स्पॉन्सर्स के लिए भी। वहाँ पर देखें पूरी दुनिया के, चाहे स्पॉन्सर्स की बात करूँ चाहे आप बात करें अपना स्पेक्टेटर्स की, उनको होता है कि पाकिस्तान इंडिया खेले, जनरेशन ऑफ मनी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, स्पॉन्सर्स की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जो हाइब्रिड मॉडल की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया इस वक्त आपको अकेला नज़र आता है उसमें। अगर वो कहता है कि जी हम नहीं हाइब्रिड मॉडल पे आते, क्योंकि नेपाल ने दिलचस्पी जाहिर की है, बांग्लादेश ने की है, श्रीलंका ने इसमें दिलचस्पी जाहिर की, अफगानिस्तान तक दिलचस्पी जाहिर कर चुका है। तो पाकिस्तान की जो ताल्लुकात थे मैं कहता हूँ वो बड़े ज़बरदस्त जा रहे हैं। और ख़ास करके अगर हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो लाहौर को क्योंकि वेन्यू चूज़ किया जा रहा है, जो कि पहले जो 4-5 मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान में, जो दूसरे मैचेस हैं अब यहाँ पर थोड़ा सा एक है कि दुबई को ज़्यादा अपना प्रेफर कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन वहाँ पर श्रीलंका ने भी इसकी अपना जो सा कहा हुआ है कि यहाँ पर जो बाकी मैचेस हैं यहाँ पर आप करवा लें। लेकिन अगर आप मैं यूएई की बात करूँ तो थोड़ा बहुत मुझे होता है कि ठीक है ICC क्रिकेट अकेडमी ऑब्वियसली दुबई स्पोर्ट्स सिटी है, वहाँ पर हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है पाकिस्तान को। लेकिन मैं यूएई की बात करूँ तो बेहतर है कि पाकिस्तान अगर शारजा स्टेडियम में करवाए। इस सेंस में कह रहा हूँ कि मैं पूरी ज़िंदगी वहाँ रहा हूँ, खेलता भी रहा हूँ। दुबई जो स्टेडियम है वो बेसिकली थोड़ा बहुत बाहर है करके दुबई से, तो वहाँ पर जो आपकी लोकल कम्युनिटी है वहाँ पर आपको पता है लेबर क्लास ज़्यादा तबका है बेचारा, वो ज़्यादा पे नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पर ना RTA की बसेस होती है ना कुछ होता है। वो एक इशू होता है वहाँ पर, ज़्यादा क्राउड आपने देखा होगा अट्रैक्ट नहीं होता सिवाय पाकिस्तान इंडिया मैचेस के। वैसे अगर आप शारजा की बात करते हैं, शारजा या अबूधाबी की बात करें तो आपको ठीक ठाक वहाँ पर क्राउड नजर आता है क्योंकि बिल्कुल वो सेंटर ऑफ द स्टेडियम है अपना सिटी के, वहाँ पर इजीली लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा बहुत कहता हूँ क्राउड के लिहाज से दुबई स्पोर्ट्स सिटी थोड़ा सा कंप्लेन है मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन इस वक्त तक जो सिचुएशन जारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो बड़ी ज़बरदस्त है। ठीक है, ठीक है। वैसे दूसरी जानिब ये कि पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल अगर कबूल होता है और उसके बदले में BC के हम इंडिया की कमिटमेंट पे भी जाते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं BCCI के ऊपर, क्योंकि वो तो मुकर जाते हैं बहुत सारी कमिटमेंट्स करके?
देखिए आपने जैसे इंट्रो में भी कही ये बात है, ठीक है पाकिस्तान बड़ा रिजिड है, यहाँ पर पाकिस्तान ने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस दिया हुआ है कि हम लोगों ने खेलना है, तो हाइब्रिड मॉडल भी आपको पेश कर दिया, लचक दिखाई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप इस चीज़ में हमें माननी पड़ेगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिखाई है। लेकिन जो BCCI का जो खास करके इजलास है, जैसे अरमला भी कह रही थी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि हर चीज़ वो आपको पता है एट दी एंड डाल देते हैं अपनी हुकूमत पे कि जी हुकूमत जो सा है वो जवाब देगी, चाहे वो अहमदाबाद ग्राउंड की बात करें, चाहे जहाँ भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होना है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसको बीच में ले आते हैं, तो बड़ा एक प्रेशर आई थिंक वो लिंक करती भी है, जो कि अमित शाह के भाई हैं जय शाह, तो वो डायरेक्टली फैसले इन्फ्लुएंस तो हो रहे हैं उनके, जो उनका इंटीरियर मिनिस्ट्री है। अच्छा, दूसरी जानब मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी बड़ी बड़ी गेम्स या स्पोर्ट्स होते हैं, जंग के दिनों में भी खेल जारी रहता है, टीम्स खेलती है। अभी रशियन खिलाड़ी भी खेल रहे थे, वो रशियन आइडेंटिटी के साथ नहीं खेल रहे थे लेकिन खेल रहे थे। आई मीन जंगें भी चल रही हों तो खेल जारी रहते हैं। इंडिया क्यों इस चीज़ को इतना हवा दे रहा है, और क्या आपको नहीं लगता कि इस सारे सिनेरियो के अंदर जो 2023 में क्रिएट हुआ है, ICC का किरदार इंतहाई गैर मुअस्सर हमें नजर आता है, और ऐसा लगता है कि जो करेगा BCCI करेगा, ICC की तो कोई वक़्त नहीं रह गई। देखिए मैंने आपको पहले भी एक बात की है ना, शायद बैन ही ना हो जाए, अलग बात है, ICC स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, क्योंकि हमेशा अगर आप देखें उनकी हथधर्मी ये रही है कि इंडिया वाले मामले पे उसने हमेशा एक सेंस में लचक के अपने आप को बिल्कुल ही उन्होंने गिरा हुआ समझा कि बस ठीक है जो BCCI कहता है वही हम काम कर लेते हैं। आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपको याद हो इंडिया के अंदर जब वो ताजमहल वाले अटैक्स हुए, इंग्लैंड टीम वहां पर थी, वो भाईजान वापस गए, वापस खेल रहे हैं। आपको याद होगा कि उन्होंने ये नहीं कहा जी हमारी प्लेयर्स को जान को खतरा है वगैरह। उस साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ मुझे याद है उनको बोतलें मारी गई थी, तब भी ICC ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की थी। वहां पर IPL का इतना बड़ा स्कैम हुआ, आपको पता है दुनिया क्रिकेट एक सेंस में जो भी फिक्चर्स की बात करें, जो आप बात करें अपना जो गलत काम प्रैक्टिसेस वहां पर IPL के अंदर होती रही, पूरी दुनिया को पता है वो हुई। ICC की कोई स्टेटमेंट वहां पर नहीं आई। अब जो एक मॉडल आपको पता है, ठीक है अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो सबसे बड़ा इसका सवाल है जो कि आ रहा है कि प्लेयर्स को ऑफर की जा रही है, हम आपको 1 अरब रुपया एग्जाम्पल देते हैं, आप इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ के आप लीग क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं टच हो जाएं। वहां पर ICC बिल्कुल खामोश है। फिर आप परसेंटेज की बात करें, ICC ने सबसे ज्यादा परसेंटेज उनको दिया है। टेस्ट मैचेस की आप बात करें, जहाँ टेस्ट चैंपियनशिप होती है, ICC ने ज्यादा परसेंटेज उनको लाइक एक सेंस में प्रेफर किया। तो ये बहुत सी चीजें हैं जहां पर मैं खुद कहता हूं कि ICC को कहीं चिप इन करना पड़ता है। 2 चीजें यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करनी है, एक है ACC, एक है ICC। ICC नहीं अपना इंटरफेस करता एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले मामले में, क्योंकि दोनों सेपरेट बॉडीज हैं। बेशक अपना ICC हेड करता है इन चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे नेशंस, आपको याद हो जो बिग 3 का मामला था, उसके अंदर भी नेशंस खड़े हुए थे, आखिर में लोग तंग पड़ गए थे कि आखिर क्या रहा है, सिर्फ 3 लोग इस चीज को सर्कुलेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। वही चीज अब आप देखें तो बिग 3 खत्म हुई, वहां पर इंडिया की हथेली नजर आती है कि पूरी दुनिया की लीग्स उन्होंने काबू की हुई है, प्लेयर्स को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ऑनर्स को यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं आपके जी। अच्छा अब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लास्ट मिनट है, मैं चाहूंगी ये जो दीगर प्लेयर्स हैं हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, चाहे वो मिसबाह हक हो, शाहिदा खान अफरीदी ने भी कहा है कि इसको बिल्कुल अलग रखना चाहिए, पाकिस्तान को जाना चाहिए, खेलना चाहिए, जीतना चाहिए। सो हाउ डू यू सी सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम फॉर्मर क्रिकेटर्स? देखिए मैं खुद भी एक सेंस में कहता हूं कि पाकिस्तान को इसलिए भी जाना चाहिए, आपको पता है इट्स अ बिग इवेंट वर्ल्ड कप, और अगर हम नहीं जाते आपको दोनों चीजों के पहलू समझना पड़ता है कि हमें ठीक ठाक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान होता है। इस चीज पे आप बेशक सर्च आउट भी कर सकते हो, ठीक ठाक नुकसान आपको होता है। सेकेंडली देखिए मेरा ख्वाब है कि कल को पाकिस्तान वहां पर जाता है, बाबर आजम की कप्तानी में जाता है, वहां पर चाहे वो अहमदाबाद में मैच क्यों नहीं होता है, वहां पर जो उसकी कैपेसिटी है ठीक ठाक 1 लाख प्लस अपना कैपेसिटी है, उनके सामने इंडिया को हराना वो सबसे बड़ा एक जवाब होगा, पाकिस्तान उनको देगा। उस महाज के ऊपर मैं कहता हूँ इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप जीतना सबसे बड़ी शिकस्त है इंडिया की। तो वैसे आप चले जाएं और खुदा ना खास्ता मैच भी ना जीतें तो फिर क्या कहेंगे आप? देखिए क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ फनी गेम, वो चीजें मामलात होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको चीज दिमाग में रखनी पड़ती है। दूसरी पार्ट ऑफ व्यू से मैंने जो आपको बात की स्पॉन्सर्स हैं, फिर उसके बाद आपको पता है अगर बात करें इमरान भाई, फिर आपके बहुत से अपना जो ICC रिवेन्यू देता है आपको, तो मसला ये है कि हम तो क्रिकेट को क्रिकेट समझते हैं, लेकिन हार के बाद जो उनके आसमान पे चले जाते हैं ना वो बाप और इस तरह की जो बेहुदा स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, दे समहाउ हर्ट अस बीइंग अ क्रिकेट। हम ऐसा नहीं करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंस। देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है, ACC वर्सेस ICC, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्या सूरत हाल बनती है, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, ताज़ा तरीन अपडेट एक हम तक पहुंच रही है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके जिसमें सवात है, सवाबी है, पेशावर है, इसके गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अभी इस बात का तयन किया जा रहा है कि ज़लज़ले का मरकज़ क्या है और रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत क्या है, लेकिन हमारी दुआ है कि सब खैरियत से हो और कोई बड़े नुकसान की खबर ना आए इंशाअल्लाह। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और अब हम खुशी की जानिब जाते हैं। खुशी हमें सुबह सुबह एक्सरसाइज करा रही हैं। जी खुशी।
थैंक यू उर्मिला, थैंक यू इमरान। सो आज लेग की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है। बड़ी सिंपल सी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं, आप इजीली घर पे कर सकते हो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज इज जस्ट बेसिक स्क्वाट, ठीक है। वार्म अप करने के बाद आपने ये स्टार्ट करना है। स्क्वाट में आप नीचे जाएंगे, चेस्ट ऊपर, चिन ऊपर, शोल्डर्स बैक एंड अप, टोज पॉइंटिंग 45 डिग्रीज, ठीक है। और नीज जो है टोज को पॉइंट करेंगी एंड कीप योर बैक स्ट्रेट। ये आपने 15 to 20 reps करने हैं, ठीक है। हिंज एंड देन डिसेंड योर हिप्स डाउन, 15 to 30 reps ये। और उसके बाद हम थोड़ा सा कार्डियो एक्सरसाइज करेंगे, लेग्स की, जंप आउट इनटू स्क्वाट पोजीशन एंड स्टैंड इन द मिडल, फीट टुगेदर, कीप योर चेस्ट अपराइट। अगेन गाइस, चेस्ट ड्रॉप नहीं करनी, शोल्डर्स आगे ड्रॉप नहीं करने, ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं होना। हमेशा जो भी एक्सरसाइज है उसमें अपना पोस्चर इसी तरह रखना है, बैक टाइट, शोल्डर्स रोल बैक, चेस्ट फॉरवर्ड, इन एंड आउट स्क्वाड्रंस। एंड देन गाइस लंजेस साइड पे, आपको बता देती हूँ कैसे करना है, आप साइड से भी चेक कर सकते हैं। स्टेप बैक 90 डिग्रीज एंड नी डाउन, पुट वेट ऑन योर बैक लेग एंड डाउन, देन स्विच। सो गाइस 15 ईच साइड। एंड अगर आपको नी का इशू है या बैक का इशू है या आप ज़्यादा एलिवेट नहीं कर सकते या नी ज़्यादा फ्लेक्स नहीं कर सकते तो आप स्टेयर्स पे स्टेप अप्स कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट इतना होता है, ठीक है, एलिवेशन उसमें आप उसमें स्टेप अप्स कर सकते हो 15 ईच साइड। ओके गाइस, हम नेक्स्ट जो करेंगे वो हम करेंगे पोगो लंजेस, 1 bend down same way and up and then switch। और गाइस इसमें भी आप स्टेप अप पे कर सकते हो, अगर आपको नीज के इशू हैं या बैक का इशू है, आप जो है स्टेप अप पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है, द सेम एक्सरसाइज। सो ट्राई दीज एक्सरसाइजेज एट होम फॉर राउंड्स 3 into 15 ईच साइड एंड आपके लेग्स जो हैं बर्न होना शुरू हो जाएंगे एंड यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज एज वेल। गाइस डू ट्राई दिस एट होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच खुशी, सुबह सुबह एक्सरसाइज कराने। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, हम बात करेंगे पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फिल्मसाज ज़रार खान की फिल्म इन फ्लेम्स के बारे में। इसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल के आलमी मेले में हुआ है, जहां फिल्म की कहानी और कास्ट को खूब सराहा गया है। टीपू साहब को बड़ा सराहा गया है। इसकी कास्ट में बख्तावर मजहर है, रमीशा है, अदनान शाह टीपू है और उमर जावेद है। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन फिल्मसाज ज़रार खान की हिदायत करदा इस फिल्म की प्रीमियर के दौरान पाकिस्तान की कास्ट में शामिल पाकिस्तानी अदाकार अदनान शाह टीपू हॉल में भी मौजूद थे। इनकी पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई। बड़ी स्ट्रगल है टीपू भाई की एंड आई एम रियली हैप्पी कि उनके काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। चलें जी, इसी नोट पे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपसे हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।